गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज दिनांक 10/7/2021 है। 10th स्टैंडर्ड मैथ्स फर्स्ट चैप्टर हम लोग कर रहे हैं। 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण और इसमें प्रश्न संग्रह 1.3 हम लोग कर रहे थे। पिछले वीडियो में मैंने आपको 1.3 का पहला और दूसरा ये 2 सवाल मैंने आपको करके दिखाया था। इस वीडियो में हम लोग थर्ड से स्टार्ट करेंगे, समीकरणों को क्रैमर की पद्धति से हल करना। देखो, युगपत रेखीय समीकरण को अभी तक हम लोग 2 विधि से सीख चुके हैं हल करना। 1.1 में हमने गुणांक समान करके कैसे हल करते हैं वो सीखा था। फिर 1.2 में हम लोगों ने बेटा 1.1 में हमने गुणांक समान करके हल करना सीखा था और 1.2 में हम लोग ने आलेख विधि से समीकरण को हल करना सीखा था। और अब 1.3 में हम लोग क्रैमर की पद्धति से हल करना सीखेंगे। तो आप लोग जरा देखिए कैसे क्रैमर की पद्धति से किस तरह से सवाल हल होता है। थोड़ा सा उदाहरण देखेंगे तो ज़्यादा बात समझ में आएगी। थोड़ा सा उदाहरण देख लेते हैं क्रैमर की विधि से किस तरह से हल किया जाता है। देखिए यहाँ पर एक उदाहरण देखते हैं। क्रैमर की पद्धति से निम्नलिखित युगपत समीकरण हल कीजिए। ये पहला समीकरण दिया है 5x + 3y = -11। दूसरा समीकरण है 2x + 4y = -10। तो देखो, ये समीकरण को एक के नीचे एक लिख दिया है, लेकिन याद रखना इसका फॉर्मेट इसी तरह होना चाहिए। देखो, पहले x का पद है, फिर y का पद है, उसके बाद इक्वल है, फिर अचरांक है। पहले x का पद, फिर y का पद, फिर इक्वल, फिर अचरांक। इसी रूप में ये समीकरण होना चाहिए। समीकरण इस रूप में लिखने के बाद हम क्रैमर के नियम से यदि हल करना है तो सबसे पहले हम d निकालेंगे, फिर dx निकालेंगे, फिर dy निकालेंगे, उसके बाद में x और y निकालेंगे। अब ये कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखना बेटा, बहुत जरूरी चीज है ये। d कैसे निकाला जाता है? d एक निश्चयक है। इसमें क्या करना है, x के दोनों गुणांक और y के दोनों गुणांक आपको लिख देने। 5 और 2 3 और 4, सिंपल एकदम। फिर इसको हल करना तो मैंने पिछले वीडियो में ही सिखाया था आपको। 5 का 4 में गुणा, 5 और बीच में माइनस, और 3 और 2 का गुणा हो जाएगा। तो 5 चौक 20, -6 14, यानी d का मान यहाँ 14 आ गया। अब dx कैसे निकालते हैं याद रखना, मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ। देखो, dx निकालना है तो क्या करो, यहाँ x है ना, तो x को छुपा दीजिए। हमको dx निकालना है तो x को छुपा दीजिए। तो अब क्या बच गया, देखो, ये y के गुणांक बच गए और -11 और ये अचरांक बच गए। अब एक चीज याद रखो बेटा कि हमेशा x का नंबर पहले नंबर पे आता है। पहले x आएगा, फिर y आएगा। x पहले, फिर y। x ABCD में भी देखो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले x आता है, फिर y आता है। तो ये जो 3 और 4 है ये हमेशा दूसरे नंबर पे ही रहेगा, क्योंकि y का गुणांक है ये। y हमेशा दूसरे नंबर पे ही रहेगा। आप 3 और 4 को कभी पहले नहीं लिख सकते। x हमेशा पहले नंबर पे रहेगा, y हमेशा दूसरे नंबर पे रहेगा, याद रखो। इसमें से यदि हम x नहीं लिख रहे हैं तो उसके जगह पे ये अचर आ जाएगा, और ये y तो हमेशा दूसरे नंबर पे ही रहेगा। 3 और 4 y के गुणांक। फिर से बता रहा हूँ, देखो dx है इसलिए हमें x नहीं लिखना है, तो बचा क्या, 3 4 और -11 और -10, ये 4 नंबर बच गए। अब ये 3 और 4 ये y के गुणांक है, इसको पहले नहीं लिख सकते, इसलिए 3 4 को यहाँ लिख दिया। y का गुणांक हमेशा दूसरे स्तंभ में रहेगा। और ये जो x जो हम नहीं लिख पा रहे हैं उसके जगह पे ये आ जाएगा, -11/-10। फिर इसको हल करना है, माइनस गुणे 4, जिस तरह से कल बताया था। -11 × 4, फिर -10 × 3, ये हो गया -44 और ये +30।
तो ये +30 और -30 कट जाएगा, तभी भी -14 बचेगा। अब इसी तरह से जैसे मैंने dx लिखाया वैसे ही dy भी लिखना है। dy में आपको क्या करना पड़ेगा, ये y को छुपा दो ऊपर, ये y को छुपा दिया, dy लिखने हैं तो y को छुपा दो। अब हमारे पास 4 नंबर बच गए, 5, 2, -11 और -10। 5, 2 ये x है, x के गुणांक है जो हमेशा पहले कॉलम में ही आते हैं, तो इसलिए 5, 2 एज इट इज़ लिख दिया। दूसरे कॉलम में y आता है, लेकिन y हमें यहाँ नहीं लिखना है, dy में हम y नहीं लिखते, तो जो नहीं लिखते उधर ये आ जाएगा -11 और -10। तो ये सिंपल तरीका है। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे करते थे, 5 इंटू -10 -2 इंटू -11, ये 10 पचे 50 -50 और ये +22 हो जाएगा, 22 22 कट जाएगा तो -28 बचेगा। तो इस तरह से d dx और dy ज्ञात करना होता है। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है क्या? देखिए dy हमने कर लिया, dy में x के गुणांक लिखा, y के गुणांक लिखे, फिर इनका तिर्यक गुणा हुआ, माइनस तिर्यक गुणा किया, dy मिल गया। फिर x का सूत्र dx अपॉन d, dx और d का मान डाला, कैंसलेशन किया, x मिल गया। इसे ही y का सूत्र dy अपॉन d, dy और d का फार्मूला कैंसलेशन, y भी मिल गया। और ये फाइनल आंसर में x और y के मान डाल दिया। अब शुरू करते हैं कृति नंबर 2। एक कृति दी गई है, यहाँ भी दो समीकरण दिए हैं, 3x - 2y बराबर 3 और 2x + y बराबर 16। तो हमें निश्चयक के मान ज्ञात करने हैं। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर d कैसे आएगा, d में हम लोग पहले x के गुणांक लिखते हैं। तो x के गुणांक क्या है, 3 है और 2 है। फिर y के गुणांक लिखते हैं, y का गुणांक -2 है और 1 है, तो -2 और 1 है। अब इसको हल यहाँ डायरेक्ट एक ही बॉक्स दे दिया है, तो हल कैसे करेंगे, तिर्यक गुणा यदि करें तो 3 एकम 3, उसके बाद माइनस, और ये -2 इंटू 2 है, -2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस, और ये 4, ये आ गया 7। ये कितना आ गया, 7। फिर यहाँ पे dx निकालना है, तो dx में मैंने आपको क्या बताया था कि x के गुणांक नहीं लिखते, मतलब ये x के गुणांक नहीं लिखेंगे। और ये y का गुणांक बचा, y का गुणांक कभी भी दूसरे वाले कॉलम में आता है, तो ये -2 यहाँ दूसरे कॉलम में आ जाएगा। ऐसे ही इसका y, हमें इसका भी y का गुणांक यहाँ 1 है, तो ये 1 इधर आ जाएगा। अब ये जो 3 और 16 बचा है वो पहले कॉलम में आएगा, क्योंकि हमें x यहाँ लिखना ही नहीं है dx में। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3, ये 3 इंटू 1 माइनस -2 इंटू 16, तो 3 माइनस माइनस प्लस, 16 दूनी 32, कितना आंसर आ गया, 34। तो ये हो गया 34। अब हमें dy ज्ञात करना है। कोई बताएगा dy में निश्चयक में क्या आएगा? बताइए बेटा, dy में पहले कॉलम में क्या आएगा? शाबाश, क्योंकि हमें यहाँ y नहीं लिखना है, y का गुणांक। हाँ, सॉरी, 3 और 2, 3 और 2, हाँ। और यहाँ सेकंड कॉलम में में 3 और 16। वेरी गुड बेटा, क्या नाम है बेटा आपका? आशीष यादव, शाबाश बेटा, बहुत अच्छे। अब देखो 3 और 16 का गुणा हो जाएगा, 3 गुणे 16 माइनस 3 और 2 का गुणा, 16 3 48 माइनस 6, ये हो गया 42। इधर क्या आ गया, 42 आ गया। ओके। अब क्रैमर के नियम हमको हल करने हैं। x का सूत्र क्या था अपना, dx अपॉन d। dx अपना कितना मिला है, 34, तो 34 और d कितना है, 7 है। 34 में 7 से भाग देंगे तो ये कैंसिल नहीं हो रहा है, तो ये मतलब यही आंसर आ गया इसका, इस बॉक्स में यही आएगा, 34/7।
फिर y, बोलो बेटा। एक मिनट चेक कर लेते हैं फिर से। 3 एकम 3 प्लस 16 दूनी हाँ सॉरी बेटा सॉरी, 35, 32 प्लस 3 35 होता है, तो ये 35 हो जाएगा। तो ये कट जाएगा, 7 5 35, तो इसलिए यहाँ बॉक्स के अंदर आ जाएगा 5, इस बॉक्स में आ जाएगा 5। गुड। अब देखो y का सूत्र देखो, dy अपॉन d होता है। तो अपना dy कितना है, dy है 42। इसको यहाँ पे हल ही कर देता हूँ मैं। y का सूत्र है dy बटे d, dy अपना है 42 और d कितना है 7 है, d है अपना 7। तो 7 छंग 42 हो गया। तो इसको हम लोग यहाँ ऐसे लिख देते हैं, ये कैंसिल होके 6 आ रहा है ना, तो यहाँ पे ऐसे लिखते हैं कि dy अपॉन d, और इसका आंसर आ रहा है 6। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, x हमें मिल गया है 5 और y मिल गया है 6। तो ये अपना हल है समीकरण का। तो समझ में आ रहा है बेटा कैसे हल करना है क्रैमर के नियम से सवाल। बहुत ही आसान है। तो अब शुरू करते हैं 1.3। 1.3 चालू करते हैं। तो तीसरा सवाल हमें शुरू करना है। ऊपर के दो हो चुके थे, पहला और दूसरा। क्रैमर की पद्धति से हमें ये समीकरण हल करने हैं। तो 1.3 का तीसरे का पहला सवाल, समीकरण क्या है, 3x माइनस 4y बराबर 10। 3x माइनस 4y बराबर 10, ये समीकरण 1 है। दूसरा समीकरण 4x प्लस 3y बराबर 5। 4x प्लस 3y बराबर 5, ये दूसरा समीकरण है। सबसे पहले चेक किया करो कि फॉर्मेट समीकरण का सही होना चाहिए। पहले x फिर y फिर इक्वल फिर अचरांक। तो d करेंगे, d कैसे, 3 और 4। d में x के गुणांक आते हैं और y के गुणांक आते हैं। तो y का गुणांक क्या है, -4, और ये +3 यानी कि 3 होता है। अब इसे कैसे सॉल्व किया जाता है, 3 गुणे 3 हो जाएगा, माइनस, ये -4 है तो -4 ब्रैकेट में, फिर गुणे 4, 3 त्रिक का 9, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 चौक 16, 16 9 25। तो d का मान आ गया 25। अब हम dx का मान ज्ञात करेंगे। dx में हम लोग जानते हैं कि x हमें नहीं लिखना है। x नहीं लिखना है तो पहले y के गुणांक लिखेंगे, लेकिन y के गुणांक दूसरे कॉलम में लिखना पड़ता है। फिर ये 10 और 5 जो बच गया वो पहले कॉलम में आ जाएगा। 10 गुणे 3 माइनस, ये -4 है, ब्रैकेट में डाल के लिखना पड़ेगा माइनस होने की वजह से, गुणे 5। 10 तिहाई 30, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 पंचे 20, ये आ जाएगा 30 और 20 50। तो dx मिल गया 50। अब हमें ज्ञात करना है dy। dy में हमें y का गुणांक नहीं लिख सकते, तो x का गुणांक पहले लिखते हैं। x का गुणांक तो पहले कॉलम में ही लिखा जाता है, तो 3 4 हो गया। x का गुणांक 3 4 हो गया। फिर अब ये कौन, y का गुणांक तो लिखना ही नहीं है क्योंकि हम dy लिख रहे हैं। dy में हमें y का गुणांक नहीं लिखना है, तो बचा क्या, 10 5, तो 10 और 5 इस तरह से आ गया। सॉल्व करेंगे, 3 गुणे 5 माइनस 10 गुणे 4, 3 पचे 15 माइनस 40। ये इसका 15 और इसमें 15 कट जाएगा, तो -40 में से अगर -15 निकल जाए तो कितने माइनस बच जाएंगे, 25, -25। तो अब हमें x ज्ञात करना है। d निकाल लिए, dx निकाल लिए, dy निकाल लिया। जब ये तीनों निकल जाते हैं तब हमारा काम होता है x निकालना। x कैसे निकालते हैं, सूत्र है dx बटे d। dx हमको 50 मिल चुका है, तो dx के जगह पे 50। d हमें कितना मिला था, d हमें मिला था 25, तो इसलिए यहाँ d के स्थान पर 25 आ जाएगा।
ये हो गया 25 दूनी 50, यानी x मिल गया हमें 2। ऐसे ही y निकल जाएगा, y का सूत्र क्या है, dy अपॉन डी। डी वाई अपना है -25, और d जैसा कि हमने देखा 25 था, तो यहाँ भी d 25 ही रहेगा। कैंसिल होने के बाद ये आ जाएगा -1। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, x कॉमा वाई बराबर, x कितना है 2 है, और y कितना है -1। हाँ, यह समीकरण का हल है। यह समीकरण का, आज आप लोग बोल नहीं रहे हो, कल बहुत मेरे साथ साथ बोलते थे। समीकरण का हल है। क्लियर, समझ में आया बेटा? कि सबको समझ में आया कि खाली एक ही जन को समझ में आया? सबको समझ में आया, तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बेटा आप लोग खुद से कर लोगे, आगे खुद से कर लोगे। देखो दूसरा सवाल भी ऐसे ही कर, नहीं थोड़ा सा अलग है, चलिए बता देता हूँ, दूसरा सवाल बताता हूँ। नहीं नहीं, तो मैं बता देता हूँ, कुछ सवाल थोड़े से अलग है। 3y-4 बराबर 0, ये पहला समीकरण दिया है। दूसरा समीकरण क्या है, 6x बराबर 8-5y। 6x बराबर 8-5y। अब देखो ये समीकरण सही फॉर्मेट में है क्या? हाँ या ना बोलो। नहीं है, मैंने फॉर्मेट क्या बताया था, पहले 4x होना चाहिए, पहले x का पद होना चाहिए वो बराबर है, फिर y का पद होना चाहिए वो बराबर है। लेकिन इसके बाद मैंने क्या बोला था, इसके बाद फिर y के बाद तुरंत इक्वल आना चाहिए। लेकिन -4 देखो, ये इक्वल के बाद होना चाहिए, पहले आ गया है। तो -4 एक गलत जगह पे है, इसको आप या राइट साइड में लेंगे, तो ये -4 अगर यहाँ से हटाओगे तो वहाँ जाके ये +4 हो जाएगा। 0 यहाँ पे है, 0 और ये +4 मिलके 4 ही हो गया। ये मिल गया तीसरा समीकरण। पहले समीकरण को हमने तीसरे समीकरण में बदल दिया। फिर दूसरा समीकरण भी देखो सही फॉर्मेट में नहीं है। पहला पद x होना चाहिए, वो तो ठीक है, सही है, लेकिन उसके बाद दूसरा पद ये y वाला होना चाहिए। तो ये 5y देखो यहाँ इक्वल के बाद आ रहा है, हमें यहाँ से इसको हटा के इधर लाना पड़ेगा 6x के पास। तो 5y यहाँ से हटाओगे तो ये -5 यहाँ आके +5 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, बराबर 8 बच जाएगा, सिर्फ 8 बचेगा। तो जो दूसरा समीकरण है वो अब चौथा समीकरण बन गया। इसके बाद जैसा हम लोग करते थे कि d बराबर, d में x और y के गुणांक, तो 4 और 6, 3 और 5, 4 का 5 में गुणा -3 का 6 में गुणा, तो ये हो गया 4 पंचे 20, 3 छंग 18, ये आ गया d का मान 2। फिर है dx, dx में क्या होता है, हमें x से गुणांक तो लिखने नहीं है, क्या लिखना पड़ेगा, y का गुणांक लिखना पड़ेगा। लेकिन y का गुणांक पहले कॉलम में नहीं लिख सकते, यहाँ दूसरे कॉलम में लिखना पड़ेगा। तो 3 और 5 दूसरे कॉलम में लिख दिया। फिर क्या बचा, 4 और 8, तो 4 और 8 यहाँ आ जाएगा। 4 गुणे 5 -3 गुणे 8, 4 पंचे 20 -3 अट्ठे 24, 20 -24 करोगे तो -4 आ जाएगा। dx का मान -4 आ गया। अब हम निकालेंगे dy का मान। तो dy में हम लोग y नहीं लिख सकते, y के गुणांक, तो सबसे पहले x से गुणांक लिखने पड़ेंगे। तो x से गुणांक तो पहले कॉलम में ही लिखे जा सकते हैं, तो x के गुणांक 4 6 पहले कॉलम में आ गए। अब दूसरा y का गुणांक हमें लिखना ही नहीं है क्योंकि dy लिख रहे हैं, तो फिर क्या बचा, 4 और 8 बचा, तो 4 और 8 आ गया। फिर तिर्यक गुणा कर दो, 4 गुणे 8 -4 गुणे 6, तो हो गया 4 अट्ठे 32 -24, कितना जाएगा, 8 आ जाएगा। तो हम d निकाल लिए,
dx मिल गया, dy मिल गया। अब हमारा काम क्या है, x और y निकालना। x का सूत्र क्या है, dx बटे d। dx कितना मिला है, -4, और d कितना मिला है, d हमको मिला है 2, तो d के जगह पे 2 आ गया, तो यहाँ x का मान मिल जाएगा -2। ऐसे ही y निकाल लेंगे। y का सूत्र है dy अपॉन d। dy हमने कितना निकाला है, 8 निकाला है, और d देखो हमने 2 निकाला था, तो 2 चौक 8 यानी 4 आ गया। तो ये हो गया x, y बराबर x कितना मिला है, -2, y कितना मिला है, 4। यह समीकरण का हल है, समीकरण का हल है। तो यहाँ पर बेटा लेक्चर मैं खत्म कर रहा हूँ। ये जो आगे के सवाल है वो आप लोग अपने मन से एक बार ट्राई करिएगा, फिर वापस जो है मंडे को तो मेरे जो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको समझा ही दूंगा। फिर भी आप लोग अपने मन से भी प्रयास करिए। और कितने लोग जुड़े हैं आज के लेक्चर में? बोलिए बेटा।